गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टेमन क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम हम किसको बोलेंगे, और उस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद में हम पढ़ेंगे कि पोलन ग्रेन क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो स्टेमन है उस स्टेमन के अंदर मेनली दो पार्ट होते हैं, एक होगा एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। फिलामेंट एक स्टोक है जो स्टेमन को जोड़ती है। जैसे ये हमारे पास फिलामेंट है और दिस फिलामेंट विल कनेक्ट डाउनवर्ड फ्रॉम द थैलेमस। इस साइड से थैलेमस से टच होगा और या फिर ये टच करता है पेटल के साथ में, और इधर ये टच करता है एंथर से। तो इस एंथर को अगर हम देखें, एंथर के अंदर टोटल दो लोब होती है। इसको आप ध्यान से समझोगे। इस एंथर के अंदर दो लोब होंगी, इस वजह से इसको बोलते हैं हम बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। मीन्स अवर एंथर इज बाइलोब्ड, किसके अंदर दो लोब हैं। हर एक लोब को अगर हम देखें तो उसके अंदर दो थीका होते हैं, एक लोब के अंदर दो थीका। तो इसका मतलब ये है कि एवरी लोब इज डाइथिकस। थीका का मतलब होता है कप लाइक स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये होगा कि हर एक लोब के अंदर दो कप लाइक स्ट्रक्चर होंगे। हमारे पास दो लोब हैं तो इस वजह से ये टोटल चार थीका होंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हर एक थीका है वो थीका अपना एक अलग एरिया कवर करता है। मीन्स ऑफन ए longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. Let us understand the various types of tissues and their organization in the transverse section of anther. तो कहने का मतलब ये होगा कि हर एक लोब के अंदर दो साइड बनेंगे। तो टोटल साइड अगर हम देखें तो यहाँ पर चार होंगे। तो इसका मतलब दिस इज द टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्रा का मतलब होता है चार और गोनल का मतलब होता है साइड। तो हर एक जो एंथर होगा वो फोर साइडेड है। अब यहाँ पर ये जो टोटल चार साइड बनेंगी, इन चारों साइड में एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा और स्पोर आप जानते हो। अब यहाँ पर टोटल चार माइक्रोस्पोरेंजिया हैं। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया कुछ टाइम के बाद में डेवलप होंगे और डेवलप होने के बाद में फॉर्मेशन होती है पोलन सैक की। और इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर हम जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस है उसको कंप्लीट करवाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर पोलन सैक की फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को समझने से पहले हम इस माइक्रोस्पोरेंजियम को देखते हैं, और कुछ इसके बारे में हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसके अंदर आपकी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस होगी, इसके अंदर टोटल चार लेयर्स होती हैं। तीन लेयर का काम होता है, एक तो माइक्रोस्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जो आपका पोलन सैक है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और इसके साथ साथ एंथर का जो डहीसेंस है उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, और इस एंथर के डहीसेंस की वजह से जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं उनका रिलीज का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। अब ये पोलन ग्रेन क्या होते हैं ये आपको आगे समझ में आएगा। अब सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको हम टेपिटम बोलते हैं। ये हमने जाना था कि जो टेपिटम है उसका काम होता है जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो पोलन ग्रेन को जानने से पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखिए, अभी हमने देखा कि हर एक जो एंथर है उसके पास दो लोब हैं। उस एक लोब के अंदर दो थीका होते हैं। ठीक है, और उन थीका के कॉर्नर्स के ऊपर प्रेजेंट होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है,
तो टोटल वहाँ पर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थे, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम यहाँ होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा यहाँ पे, और चौथा आपका इधर होगा सभी के कॉर्नर्स में। तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और उस टिश्यू को बोलते हैं हम स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, और ये हम जानते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। तो इसका मतलब ये होगा कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये सेल्स का एक पूरा ग्रुप है और ये स्पोरोजिनस टिश्यू हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, इसके अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स होंगे। होमोजीनियस का मतलब होता है सभी एक टाइप के सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो सपोज ये आपके पास पूरा ग्रुप है सेल्स का और इसमें से हम एक सेल को उठा लें। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर एक सेल ये ले लिया। ठीक है, ये सेल आपका डिप्लॉयड होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर होगी डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन होना जो अपने फंक्शन को डिसाइड करते हैं। तो कहने का मतलब सीधा सा ये होगा कि डिफरेंशिएशन प्रोसेस के थ्रू किसी भी सेल का जो पार्टिकुलर और स्पेसिफिक फंक्शन है वो डिसाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ये सिंगल सेल है इसका डिफरेंशिएशन हुआ और डिफरेंशिएशन होने के बाद में ये स्पोरोजिनस सेल है। डिफरेंशिएशन होने के बाद में इसको आप बोल सकते हो मियोसाइट। ठीक है, ये मियोसाइट अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़े थे। तो यहाँ पे जो मियोसाइट है वो फिर दोबारा से डिप्लॉयड होगा। ठीक है, ये भी डिप्लॉयड है स्पोरोजिनस सेल और ये वाला भी डिप्लॉयड होगा। अब यहाँ पर ये जो सेल है जिसको हमने मियोसाइट बोला, मियोसाइट दो टाइप के हो सकते हैं। एक मियोसाइट वो हो सकता है जो मेल गैमेट को फॉर्मेशन करेगा और दूसरा हो सकता है जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर ये जो होगा इसको बोलेंगे हम PMC या फिर इसको बोलेंगे हम MMC। ठीक है, PMC का मतलब है पोलन मदर सेल, मतलब ये है कि इससे जो आपका पोलन ग्रेन है उसकी फॉर्मेशन होगी। या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करेगा और टोटल यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर बनेंगे वो बनेंगे आपके 4। ठीक है, वो भी आपको समझाया जाएगा कि कैसे बनेंगे। तो देखिए ये आपके पास मियोसाइट है। इस मियोसाइट के अंदर मियोटिक डिवीज़न होगी, मीन्स मियोसिस होगी। ठीक है, और जैसे ये मियोसिस होगी तो मियोसिस आप जानते हो 2 स्टेप्स में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और इनके भी अलग अलग फेजेस होते हैं। तो मियोसिस 1 के थ्रू 2 सेल बनेंगे और मियोसिस 2 के थ्रू 2 सेल बनेंगे। ठीक है, तो टोटल सेल्स का जो नंबर होगा वो 4 होगा। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनेंगे इनको बोलेंगे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका था PMC। ठीक है, पोलन मदर सेल के अंदर मियोसिस होने के बाद माइक्रोस्पोर फॉर्म होने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सीधा सा आपको बताना है कि पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने का जो प्रोसेस है दैट इज़ योर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पर टोटल 4 जो सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होगी, 4 माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। मियोसिस 1 के अंदर 2 माइक्रोस्पोर बनेंगे और मियोसिस 2 के अंदर 2 माइक्रोस्पोर बनेंगे। इस तरीके से आपके टोटल 4 माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम माइक्रोस्पोर टेट्राड। ओके, अब देखिए आप इस माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर इन डायग्राम से आसानी से समझ सकते हो। ये हमने देखा था कि हमारे पास टोटल 4 लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट है आपकी एपिडर्मिस। ठीक है, जो ये वाली है आपकी, दिस इज़ योर एपिडर्मिस।
ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपकी होगी एंडोथीसियम, दिस इज योर एंडोथीसियम, ये यहीं से ले सकते हो आप। नेक्स्ट वन इज द मिडल लेयर, ठीक है। और एक चीज़ ये ध्यान रखना कि जो मिडल लेयर है वो एक से ज़्यादा हो सकती है, जैसे ये आपकी एंडोथीसियम हो गई, ये आपकी एपिडर्मिस हो गई। नेक्स्ट है आपकी मिडल लेयर, एक तो मिडल लेयर ये है और दूसरी मिडल लेयर ये है, ठीक है। और सबसे इनर मोस्ट होगी आपकी टैपिटम, ठीक है। और टैपिटम के अंदर आप जानते हो कि आपके जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ हैं वो सबसे इनर मोस्ट पार्ट में प्रेजेंट रहेंगे। और ये टैपिटम जब ये म्यूसिस प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी उसके बाद में ये माइक्रोस्पोर टेट्राड को फॉर्म करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये आपका स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है। और इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे और हर एक जो सेल है उसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है कि वो 4 माइक्रोस्पोर्स को फॉर्म करे, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बन चुके होंगे तो कुछ टाइम के बाद में आपका जो ये एंथर है उस एंथर के अंदर डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वहाँ से लूज होंगे। और जैसे ही एंथर का डाइसेंस होता है तो डाइसेंस होने के बाद में ये आपके जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो पोलन ग्रेन के अंदर कन्वर्ट हो चुके होंगे और ये पोलन ग्रेन यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है ना। दीज आर द पोलन ग्रेन्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो पीएमसी है वो माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर फॉर्म हुआ। माइक्रोस्पोर टेट्राड बाद में आपके पोलन ग्रेन्स के अंदर कन्वर्ट होंगे और यही पोलन ग्रेन होता है मेल गैमेट, ठीक है ना। तो ये था आपके पास माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस, ओके। As each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad, each one is potential pollen or microspore mother cell. The process of formation of microspores from pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. आपको meiosis और mitosis के अंदर डिफरेंस पता होना चाहिए कि meiosis में क्या होता है और mitosis में क्या होता है, ठीक है। माइटोसिस में आप जानते हो कि जो मदर सेल का प्लोइडी है वो सेम प्लोइडी आपके डॉटर सेल्स का होगा, ठीक है ना। वो चेंज नहीं होता, मीन्स जो क्रोमोसोम का नंबर है वो चेंज नहीं होगा। बट अगर मियोसिस होती है तो मियोसिस होने के बाद में प्लोइडी चेंज हो जाती है, डिप्लोइड से वो हैप्लोइड हो जाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर आप जानते हो 46 क्रोमोसोम होते हैं एक डिप्लोइड सेल में। अगर डिप्लोइड सेल के अंदर माइटोसिस तो होती है तो नए सेल बनेंगे और उन सेल्स के अंदर भी क्रोमोसोम का नंबर 46 रहेगा। बट अगर मियोसिस होती है तो मियोसिस होने के बाद में इन क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाएगा, दैट इज द 23. The microspores as they are formed are arranged in cluster of 4 cells, the microspore tetrad. As the anther mature and dehydrate, the microspores dissociate from each other and develop into pollen grains. Inside each microsporangium, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of anther. तो कहने का मतलब ये होगा कि हमारे पास हर एक जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कई हज़ारों पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर्स आपके फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द पोलन ग्रेन। ये हमने जाना कि जो पीएमसी है उससे आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। माइक्रोस्पोर टेट्राड कुछ टाइम के बाद में डेवलप होंगे और डेवलप होने के बाद में पोलन ग्रेन बन जाएगा और यही पोलन ग्रेन मेल गैमेट होता है, ठीक है ना। ये हम फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से पहले प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं और उसके बाद में आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये जो 3 स्टेप्स हैं वो बहुत एसेंशियल है। यहाँ पे पोलन ग्रेन आपका हैप्लोइड रहेगा और पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को, ओके। आगे आप पढ़ोगे फीमेल गैमेटोफाइट जिस टाइम पर हम गाइनोसियम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब ये पोलन ग्रेन एक्चुअली में है क्या? पोलन ग्रेन पहली चीज़ तो ये है कि मेल गैमेटोफाइट होता है और ये अपने आप में एक येलो पाउडर के जैसा
सब्सटेंस होगा अगर हम इसको किसी हिबिस्कस के प्लांट के अंदर देखना चाहें, ठीक है। और इसको ऑब्जर्व करने के लिए हम स्प्रिंकल्स हैं, sprinkles these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under a microscope, ठीक है। माइक्रोस्कोप के अंदर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। अब देखिए, हर एक जो प्लांट स्पीसीज हैं उनके पोलन ग्रेन्स अलग अलग टाइप के होंगे, अलग अलग टाइप के शेप होंगे, अलग अलग टाइप के साइजेस होंगे, कलर्स होंगे, डिज़ाइन होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इस माइक्रोस्पोर जो पोलन ग्रेन है आपका, इस पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। पहली चीज़ तो ये है कि ये स्फेरिकल होगा और इसका डायमीटर होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर के बीच में। और किसी भी पोलन ग्रेन के अंदर 2 लेयर होती हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये आपका पोलन ग्रेन है, इस पोलन ग्रेन के ऊपर एक लेयर ये आ गई और दूसरी लेयर ये आई, ठीक है। तो जो बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं हम एक्साइन, ठीक है। और अंदर वाली लेयर को बोलते हैं हम इंटाइन, ठीक है। अब ये एक्साइन बनी किसकी होगी? एक्साइन बनी होती है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस की जिसको बोलते हैं हम स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। और इंटाइन लेयर बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्साइन है, ये एक्साइन बहुत हार्ड लेयर होती है और कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो इस एक्साइन लेयर को डिग्रेड कर सके। डिग्रेड से मतलब ये है कि ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं होता है जो इस एक्साइन लेयर को पूरी तरीके से ख़त्म कर दे। कारण ये होता है कि जो स्पोरोलेनिन लेयर है ये रेजिस्टेंट लेयर है जिसके ऊपर किसी एंजाइम, एसिड और एल्कली का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। और इस पोलन ग्रेन के अंदर जहाँ कहीं पे भी ये एक्साइन लेयर अब्सेंट रहेगी उस एरिया को बोलते हैं हम जर्मपोर। जैसे सपोज यहाँ पर ये आपकी स्पोरोलेनिन लेयर अब्सेंट है, दिस एरिया विल बी नोन एज जर्मपोर। ये आप याद रखना कि जर्मपोर कहाँ पे होगा, ठीक है। इस जर्मपोर का फंक्शन होता है कि जिस टाइम पर ये पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होकर फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर पहुंचता है तो जो पोलन ट्यूब निकलेगी वो पोलन ट्यूब इस जर्मपोर के थ्रू ही निकलती है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स पोलेनिन इज सो फार नोन, पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्मपोर वेयर स्पोरोपोलेनिन इज अब्सेंट। अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंट होने की वजह से इसको हम एज ए फॉसिल फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, एज अ फॉसिल इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फॉसिल का मतलब होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो जल्दी से डिग्रेड ना हो और उसको हम स्टडी के लिए रखें, ठीक है ना। आपकी नेक्स्ट लेयर होगी इंटाइन लेयर, ठीक है। The inner wall of pollen grain is called intine. It is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. The cytoplasm of pollen grain is surrounded by the plasma membrane. पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर वो सब कुछ बट जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट ना हो, दैट इज द साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होगा उस साइटोप्लाज्म के अंदर 2 टाइप के सेल होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा होता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा रहेगा, ठीक है, बट आपका जो जनरेटिव सेल है वो छोटा रहता है। वेजिटेटिव सेल के अंदर बहुत सारा फूड रिजर्व होता है बट इसके जो न्यूक्लियस हैं वो इरेगुलर रहेंगे शेप में, ठीक है ना। और जो जनरेटिव सेल है वो छोटा है और वो जनरेटिव सेल जो आपका वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर वो फ्लोट करेगा, उसके अंदर वो तैरता है, ठीक है ना। और जनरेटिव सेल रहेगा स्पिंडल शेप्ड और विद द डेंस साइटोप्लाज्म एंड ए न्यूक्लियस। अब जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म वो प्लांट होते हैं
जिनके अंदर फ्लावर प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसके अंदर फूल होगा, उनको बोलते हैं हम एंजियोस्पर्म्स। तो 60% जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनके अंदर पोलन ग्रेन की शेडिंग 2 सेल स्टेज पे होगी। 2 सेल स्टेज से मतलब ये है कि उसके अंदर एक रहेगा वेजिटेटिव सेल और दूसरा रहेगा जनरेटिव सेल, ठीक है ना। अब उसके बाद में बचे आपके 40% स्पीसीज। 40% स्पीसीज के अंदर 3 सेल स्टेज होगी। अब देखिए 3 सेल स्टेज कैसे होती है। 3 सेल स्टेज से मतलब ये है कि 3 सेल होंगे, ठीक है। तो एक आपका ये जनरेटिव सेल है स्पोज, और ये है आपका वेजिटेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल छोटा होगा। अब 3 सेल यहाँ पे बनेंगे कैसे। होता ये है कि सपोज इसके अंदर ये आपका जनरेटिव सेल है, ये आपका वेजिटेटिव सेल है, तो यहाँ पर एक वैक्यूल बनता है, ठीक है। और जैसे ही वैक्यूल की फॉर्मेशन होगी इस प्लांट सेल के अंदर, तो ये आपके वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल एक दूसरे के पास में चले जाएंगे, ये साइड के अंदर हो जाते हैं एसेंट्रिक, ठीक है। अब ये जो आपका वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल को अपने अंदर डाल लेगा, एनगल्फ कर लेगा, ठीक है ना। तो इस स्टेज को बोलेंगे हम सेल इन सेल स्ट्रक्चर, मतलब सेल के अंदर सेल चला जाएगा। तो ये आपके वेजिटेटिव सेल के अंदर जनरेटिव सेल चला गया, ठीक है। ये वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका सेल के अंदर सेल है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज सेल इन सेल स्ट्रक्चर। अब इसी वेजिटेटिव सेल के अंदर ये आपका जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड कर जाता है, और डिवाइड करने के बाद में एक सेल और बना जाएगा, ठीक है। तो टोटल सेल का नंबर 3 हो गया, ठीक है। ये होगी आपकी 3 सेल स्टेज, और इस 3 सेल स्टेज के ऊपर जो पोलन ग्रेन है वो शेड हो जाता है, ठीक है, उसकी शेडिंग हो जाएगी। तो ये था आपका पोलन ग्रेन। अब उसके बाद में ये है कि इस पोलन ग्रेन के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। पोलन ग्रेन के कुछ नुकसान हैं, जैसे इससे एलर्जी हो सकती है, या फिर कुछ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे अस्थमा है और ब्रोंकाइटिस है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस के अंदर जो आपकी ब्रोंक्यूल्स हैं, उन ब्रोंक्यूल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है। जैसे कई सीजन होते हैं, जैसे सरसों का सीजन है, तो सरसों के सीज़न के टाइम पर कुछ लोगों को एलर्जी होती है। कारण ये होता है कि उस टाइम के दौरान जो सरसों के पोलन ग्रेन्स हैं वो इन्वायरमेंट के अंदर घूमते रहते हैं, और जैसे ही हमारे सांस के थ्रू उस सरसों के पोलन ग्रेन्स बॉडी के अंदर जाएंगे, तो उसके बाद में हमें एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। किसी भी इंसान को किसी भी सब्सटेंस से एलर्जी हो सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि सभी को इससे एलर्जी होगी, ठीक है। कुछ कुछ एलर्जन ये आपके एलर्जेंस हैं जिनसे ऐसा हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है पार्थिनियम का, जिसको हम कैरेट ग्रास बोलते हैं, फिर गाजर घास बोलते हैं, ठीक है। इसकी वजह से भी इसके जो पोलन्स हैं उनकी वजह से एलर्जी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में है इसके फायदे। इन पोलन ग्रेन्स के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है, और न्यूट्रिएंट होने की वजह से इनको हम टैबलेट और सप्लीमेंट की फॉर्म में यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब या तो टैबलेट की फॉर्म में इसको ले सकते हैं, या फिर सिरप की फॉर्म में इसको हम ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे रेस हॉर्स हैं, ठीक है, मतलब घोड़ों की जो दौड़ होती है, या फिर एथलीट्स हैं, खिलाड़ी हैं, वो इन पोलन ग्रेन्स को कंज्यूम करते हैं टू इनहेंस देयर परफॉर्मेंस, ठीक है। लास्ट में है वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। वायबिलिटी का मतलब होता है कि एक पोलन ग्रेन कितने टाइम तक एक्टिव है कि वो फीमेल गैमेट के साथ मिलने के बाद एक फ्यूजन कर सके, मींस फर्टिलाइज कर सके, और फर्टिलाइज करने के बाद में जाइगोट की फॉर्मेशन कर सके, उसको बोलते हैं हम वायबिलिटी, ठीक है। तो हर एक प्लांट स्पीसीज के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी वायबिलिटी डिफरेंट होती है। कुछ के अंदर ये वायबिलिटी 30 मिनट के आसपास रहेगी, और कुछ के अंदर ये वायबिलिटी महीनों तक रह सकती है। जैसे राइस और व्हीट है, तो इनके पोलन ग्रेन्स
30 मिनट तक सर्वाइव कर सकते हैं, उसके बाद में सर्वाइव नहीं करेंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि मेल पार्ट से सपोज वो रिलीज हो गए एंथर से, और एंथर से रिलीज होने के बाद अगर अगले 30 मिनट तक वो स्टिग्मा के ऊपर पहुंच जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन करवा पाएंगे, अदरवाइज किसी टाइप की फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है ना। बट कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जैसे रोजेसी फैमिली है, लेगुमिनेसी है और सोलेनेसी है, तो इनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी वायबिलिटी महीनों तक रहती है। ठीक है ना। देयर वायबिलिटी रिमेन्स फॉर मंथ्स। ठीक है। बट लेबोरेटरीज के अंदर जो ब्रीडिंग प्लांट्स प्रिपेयर किए जाते हैं तो उनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको हम बहुत लंबे टाइम तक के लिए रख सकते हैं। ठीक है। तो उसको रखने का जो मेथड है वो ये है कि उस पोलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पुट करो, उसके बाद में उस पोलन ग्रेन का कुछ नहीं बिगड़ेगा और उसकी वायबिलिटी एज इट इज़ मेंटेन रहेगी। ठीक है ना। और ये सेम प्रोसेस हम जो ह्यूमन या फिर एनिमल का जो स्पर्म है या फिर जो सीमेंस है उनको स्टोर करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ये आप चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ोगे। You may have heard of storing semen sperms of many animals including humans for artificial insemination. It is possible to store pollen grains of the large number of species for years in liquid nitrogen at -196 degree Celsius temperature. Such stored pollen can be used as pollen banks similar to seed banks in crop breeding programs. ठीक है। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम का मतलब होता है कि जो हम बीज तैयार करते हैं, जो सीड हमारे मार्केट में आते हैं, इनको हम लेबोरेटरीज़ के अंदर प्रिपेयर करते हैं, अलग अलग वेराइटीज़ बनती हैं एक ही फसल की, तो उनमें हम अलग अलग ब्रीड्स के जो पोलन ग्रेन्स हैं और जो फीमेल का एग है, ठीक है, वो लेके आते हैं और उसके बाद में आपका जो ये ब्रीडिंग प्रोग्राम है उसको परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरीके से ये था हमारे पास पोलन ग्रेन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, थैंक यू।